वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश। उसमें वर्धन वंश की हम बात करेंगे। इसके सबसे प्रतापी राजा हुए हैं हर्षवर्धन, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं पुष्यभूति वंश जो है कैसे जो है उत्तर भारत में पनपा था। तो देखते हैं उत्तर भारत के राजवंशों में जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुष्यभूति वंश था वो के जो संस्थापक थे पुष्यभूति, और वो गुप्तों के सामंत थे। और हूणों के आक्रमण के बाद में उन्होंने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और अपने एक नए वंश की नींव रखी थी जिसका नाम था पुष्यभूति वर्धन वंश। इनके सबसे प्रतापी राजा हुए हर्षवर्धन, जिनका जो समय है शासन काल है देख लेते हैं क्या था। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, 606 से 647 एडी। उनके जो पूर्वज है राज्यवर्धन, जो इनके बड़े भाई थे, ये इनसे पहले गद्दी पर बैठे थे। और उत्तराधिकारी, इनका जो उत्तराधिकारी बनेगा हर्षवर्धन का, वो बनेगा अरुणाच्य। इनका जन्म हुआ था 590 में और मृत्यु जो है 647 एडी में हो गई थी। इनका जो राजवंश था वो था वर्धन पुष्यभूति। इनके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता थी यशोमती। धर्म जो है इन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म जो है इन्होंने बाद में ग्रहण किया। तो सबसे पहले ये हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। हर्ष सी जो 590 से 647, जिसे हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया और वे वर्धन वंश के सदस्य थे। 6ठी शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत जो है कई छोटे छोटे राज्यों में, स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र 1 दर्जन या अधिक सामंती राज्यों के हाथों में चले गए थे। बहुत सारे सामंती राज्यों के हाथ में उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र भारत के चले गए थे। वर्धन परिवार से ताल्लुक रखने वाले थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन ने पड़ोसी राज्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। और प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश के पहले राजा थे जिनकी राजधानी थानेश्वर में थी। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में उसके सबसे बड़े पुत्र राज्यवर्धन जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद हर्षवर्धन, राज्यवर्धन के जो छोटे भाई थे, इन्हीं वंश के राजाओं के इस काल को अनेक प्रकाशनों में, अनेक पुस्तकों में वर्धन वंश कहा जाता है। शिलादित्य हर्ष के साथ पहचाने जाने वाले फी सी के थे। इस शब्द का आमतौर पर वैश्य के रूप में अनुवाद किया जाता है। शिलादित्य हर्षवर्धन का ही नाम है। इन्होंने जो है कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे ब्रह्मभट्टारक, महाराजा धीराज, सकालोपथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परमा महावेश्वर। ये सभी जो है इन्होंने हर्ष ने धारण की थी। इनका अधिरोहण, हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मोखरी वंश के राजा थे ग्रहवर्मन, उनसे कर दिया गया था। यह राजा कुछ वर्षों के बाद मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा पराजित हो गया और मारा गया। उनकी मृत्यु के बाद राजश्री को विजेता द्वारा जेल में डाल दिया गया था। और हर्ष के भाई राज्यवर्धन जो थानेश्वर के राजा थे, अपने परिवार पर इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उसने देवगुप्त के खिलाफ चढ़ाई की और उसे हराया। हालांकि पूर्वी बंगाल में गोड़ के राजा शशांक ने राज्यवर्धन के मित्र के रूप में मगध में प्रवेश किया, लेकिन मालवा राजा के साथ चुपके से उन्होंने गठबंधन कर लिया। उसके अनुसार शशांक ने राज्यवर्धन की विश्वघाती रूप से हत्या कर दी। और अपने भाई की हत्या के बारे में सुनकर हर्ष जो है तुरंत गोड़ के विश्वघाती राजा के खिलाफ मार्च करने का उन्होंने संकल्प लिया, लेकिन यह अभियान जो है अनिर्णायक रहा और इस एक बिंदु से परे वह वापस लौट जाते हैं। हर्ष जो है 16 आयु की अवस्था में ही गद्दी पर बैठ गए थे। इनके शासनकाल की हम बात करें तो उत्तर भारत पूर्व गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त शासकों द्वारा शासित छोटे गणराज्यों और छोटे राजशाही राज्यों में वापस आ गया था। हर्ष ने पंजाब से मध्य भारत के छोटे गणराज्यों को एकजुट कर दिया था और उनके प्रतिनिधियों ने उसे अप्रैल 606 में एक विधानसभा में राजा का ताज पहना दिया था। महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। हर्ष ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसने पूरे उत्तरी भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उनकी शांति समृद्धि ने उनके दरबार को सर्वदेशीयता का केंद्र बनाया और जो दूर दूर से विद्वान, कलाकार, धार्मिक अंगुतकों को उन्होंने आकर्षित किया और उनके दरबार में वे इकट्ठे हुए। चीनी यात्री हुवेन सांग भी हर्षवर्धन के दरबार में ही भारत आए थे। उन्होंने
के दरबार का दौरा किया और उसके न्याय और उदारता की प्रशंसा करते हुए उनका एक बहुत सा अनुकूल उन्होंने विवरण लिखा है अपनी पुस्तक सियूकी में। इनकी जो ह्वेनसांग थे, इनकी पुस्तक का नाम था सियूकी। ये हर्षवर्धन के समय में ही आए थे। वे चीन से 629 AD में चले थे और सारे रास्ते घूमते फिरते जब वे भारत पहुंचे और बहुत लंबे अरसों के बाद ठहर कर 645 ईस्वी में ये चीन लौट जाते हैं। और भारत में जब ये आए, इन्होंने नालंदा जो बिहार में पड़ता है विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से आए थे और बौद्ध ग्रंथों का काफ़ी इकट्ठा संग्रह ये अपने देश वापस लेकर गए। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा सियूकी के नाम से। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि की संज्ञा भी ह्वेनसांग को ही दी जाती है। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी में में लिखी थी कि भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कानों में कुंडल पहनते थे। ऐसा इन्होंने भारतीयों के बारे में लिखा अपनी पुस्तक सियूकी में। पुलकेशिन द्वितीय ने 618-619 की शीत ऋतु में हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ऐसा कहा जाता है हर्षवर्धन एक व्यक्ति से हारे थे, पराजित हुए थे एक युद्ध में, जो व्यक्ति है उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के साथ एक संधि की थी जिसमें नर्मदा नदी को चालुक्य साम्राज्य और हर्षवर्धन के बीच की सीमा के रूप में नामित किया गया था। शिलादित्य राज यानी कि हर्ष का नाम है, ये आत्मविश्वास से भरे हुए एक राजकुमार यानी कि पुलकेशिन के साथ संघर्ष करने के लिए अपनी सैनिकों के सिर पर चढ़ गए, लेकिन उस पर हावी होने या उसे अधीन करने में असमर्थ रहे। 648 में तांग राजवंश के सम्राट तांजेंग ने सम्राट हर्ष के चीन में एक राजदूत भेजे जाने के जवाब में वांग जुवेंस को भारत भेजा। हालांकि भारत में एक बार उन्होंने पाया कि हर्ष की मृत्यु हो गई है। जब वो भारत में पहुंचे उनके दूत, तो उन्होंने पाया कि हर्ष जो है उस टाइम मर चुके थे। ये हर्षकालीन सिक्के हैं जिन पर मोर की आकृति और उनकी आकृति बनी हुई है, हर्ष ने बनवाए थे। इनके धर्म की बात करें तो कई अन्य प्राचीन शासकों की तरह हर्ष जो है अपने धार्मिक विचारों और प्रथाओं में उदार थे। उनकी मोहरों में उनके पूर्वजों को सूर्योपासक और उनके बड़े भाई को बौद्ध और स्वयं को उन्हें शैव के रूप में वर्णित किया गया है कि वो शैव धर्म को मानने वाले थे। उनका नाटक है नागानंद बोधिसत्व, जो जमीत वाहन की कहानी कहता है और शुरुआत में प्रेरक कविता बुद्ध को समर्पित करता है। उनके दरबारी कवि उन्हें शैव बताते हैं। हर्ष ने अपने अभिलेखों में उन्हें शैव के रूप में वर्णित किया है, इसलिए उनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन उनके जीवन के लिए उत्तरार्ध में हुआ होगा, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक कि जुआन जैंग भी कहता है कि एक चीनी है कि हर्ष ने सभी धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया था, न कि केवल बौद्ध भिक्षुकों को। साहित्यिक कौशल की बात करें तो हर्ष को व्यापक रूप से 3 संस्कृत नाटकों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक के रूप में माना जाता है। इन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह एक धब्का था हर्ष के दरबारी कवियों में से जिन्होंने एक भुगतान कमीशन के रूप में नाटक लिखे। हालांकि राजा हर्ष ने वास्तव में ही नाटक लिखे थे। ये तीनों नाटकों की रचना इन्होंने की थी। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें इनके टाइम की, तो हर्ष के राज्य का दौरा करने वाले ह्वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज में जातीय व्यवस्था अस्तित्व में थी। इसके अलावा कई मिश्रित और उपजातियों का भी उदय इनके टाइम पर हुआ था। ह्वेनसांग ने अछूत और जाति युक्त अस्तित्व का भी उल्लेख किया है। इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति में जो है काफ़ी गिरावट आई थी, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों के अधीन जो है नहीं मानी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना था। वैष्णव धर्म, शैव और जैन धर्म भी अस्तित्व में थे। हर्ष को उदार धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता है। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि की उपज का छठा हिस्सा होता था। जो आय कि राजस्व में इकट्ठी होती थी, भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, वो राजस्व का जो मतलब उनका जो राजस्व है, जो भूमि से जो आय उनको मिल रही है किसानों को, उसका 6% हिस्सा, छठा हिस्सा जो है राजा को देना होता था। कुछ अन्य कर जो बंदरगाहों, घाटों आदि पर लगाए गए थे। शाही भूमि से प्राप्त लाभ, खदानों और जागीरदारों से अर्जित शाही खजाना भी राजस्व के ही स्रोत थे, जो कि इनसे प्राप्त होते थे राज्य को। कुछ हर्षवर्धन के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। वर्धन वंश की स्थापना 5वीं सदी के अंत या 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ के आसपास नरवर्धन द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को छुड़ाया था, जिसे शशांक ने उसके पति गृहवर्मन की हत्या के बाद बंदी बना लिया था। ह्वेनसांग ने 631 ईस्वी में हर्ष के दरबार का दौरा किया था। हर्ष को 637 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय
से हार का सामना करना पड़ा। 647 ईस्वी में हुवेन सांग के लिए कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया गया था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हर्षवर्धन के काल से लेकर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने वर्धन वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए हैं हर्षवर्धन, उनकी बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।